अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन हैमरेज। तो ब्रेन हैमरेज को भी आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हसन मौजूद हैं। इनसे ब्रेन हैमरेज के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ब्रेन हैमरेज आखिर होता क्या है? देखिए, ब्रेन हैमरेज भी बेसिकली स्ट्रोक की ही टाइप है। ठीक है। जैसा कि स्ट्रोक के अंदर ऐसा भी होता है, ब्रेन की जो नाली है वो ब्लॉक हो जाती है, ओके। तो ये भी स्ट्रोक हो गया। लेकिन ब्रेन हैमरेज एक ऐसा स्ट्रोक है जिसके अंदर जो ब्रेन की नाली है, जिसको आर्टरी भी कह सकते हो, ब्लड वेसल भी कह सकते हो, ये फट जाती है। ठीक है। इसके फटने से ब्रेन के उस एरिया के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन के उस एरिया के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अब डेथ होने से नुकसान ये होगा कि ब्रेन के उन सेल्स की जो फंक्शनिंग है, जो काम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई और ब्रेन का वो हिस्सा हमारे बाजू के साथ अटैच था, यानी उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, तो उस एरिया में ब्रेन सेल्स की जब डेथ होगी तो हमारा बाजू जो है ना, वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है। एक तो ये इशू हो गया। और दूसरी बात ये कि ये जो स्ट्रोक होते हैं, ये ब्रेन के कई पार्ट्स में हो सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है। ओके। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है, ब्रेन की जो बाहर हिफाज़ती लेयर्स हैं, उनके अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो डिपेंड ये करता है, ब्लड वेसल जहाँ रप्चर होगी, स्ट्रोक भी फिर उसी एरिया का हो जाएगा। तो ओके। ब्रेन हैमरेज सादा लफ्ज़ों में यही मतलब हुआ कि ब्रेन की नालियों का फट जाना, यानी शरेयान या आर्टरी का फट जाना ही ब्रेन हैमरेज है। ओके। सर ब्रेन हैमरेज के कॉजेज़ क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज होता है? ब्रेन हैमरेज की वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं, कई रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ ओके। पे मैं वो कॉमन मेंशन करूँगा जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेन हैमरेज होने के। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ज़्यादा टाइम के लिए हाई रहता है, वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेता, तो आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड वेसल्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं और ब्रेन हैमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 2, अगर किसी पर्सन को सर के ऊपर शदीद चोट लगती है, जिसे कहते हैं हम हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री है, जैसे स्पेशली बाइकर्स हैं, अगर वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते, रोड एक्सीडेंट में ज़्यादातर चांसेस होते हैं उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है। नंबर 3, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म होता है कि अगर ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं किसी भी रीज़न से और सूज जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, तो उनके भी रप्चर होने का चांस होता है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ओके। अगर किसी पर्सन के अंदर बाय बर्थ ही ब्लड वेसल्स का कोई फॉल्ट आ रहा हो, यानी हुँ। ब्लड वेसल्स में पहले से ही कोई डिफेक्ट मौजूद हो, तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ सकता है। ये नंबर 4 हो गया। ओके। नंबर 5 अगर हम बात करें, अगर ब्रेन के अंदर किसी भी टाइप का ट्यूमर है, तो वो भी ब्रेन हेमरेज की वजह बन सकता है। ये वो कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ओके। सर हम ब्रेन हैमरेज को पहचान कैसे सकते हैं? इसकी अलामात, इसकी निशानियाँ क्या हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेन हेमरेज की जो कॉमन सिम्पटम्स है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है शदीद सर दर्द। यानी अच्छा। बहुत ज़्यादा हेडेक होगा और इतना शदीद होगा कि नॉर्मल पर्सन ने शायद अपनी लाइफ में कभी इतना फ़ील भी ना किया हो। ओके। इसके अलावा पेशेंट को बोलने में मसला आ सकता है, उसको समझने में मसला आ सकता है, पढ़ने-लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा हाथ-पाँव में से लेग्स के अंदर या आर्म्स के अंदर वीकनेस हो सकती है, ओके। हाथ-पाँव सुन्न हो सकते हैं, उसकी याददाश्त पे भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा पेशेंट को झटके भी लग सकते हैं और ओके। ऐसे पेशेंट में झटकों की फिट्स जिसे हम कहते हैं, इसकी पहले हिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ब्रेन हेमरेज की वजह से झटके लग सकते हैं। और इवन ब्रेन हेमरेज इतना डेंजरस है कि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, यानी बेहोश होकर भी हॉस्पिटल में प्रेज़ेंट कर सकता है। तो ये ब्रेन हेमरेज के वो कॉमन सिम्पटम है जो मोस्टली पेशेंट के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ब्रेन हेमरेज के सिम्पटम हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ में ही ये सारे सिम्पटम्स आएँगे, चूँकि डिपेंड करता है ब्रेन का कौन-सा हिस्सा डैमेज हुआ है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर ब्रेन का ऐसा हिस्सा डैमेज हुआ है जहाँ पे आपका बोलने वाला सेंटर पड़ा हुआ है, यानी आपका जो स्पीच सेंटर है, हमारी बोलने की जो कैपेसिटी है, ब्रेन के उस हिस्से से लिंक्ड है। अगर वो डैमेज हो जाता है, तो उस पर्सन को बोलने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके। इसीलिए हर पर्सन के अंदर ये जो सिम्पटम्स हैं, साइन्स हैं, निशानियाँ हैं, ये वेरी कर सकती हैं। ये वो मेजर सिम्पटम्स थे मैंने जो मेंशन कर दिए हैं, इससे हम ब्रेन हेमरेज को पहचान सकते हैं। सर जो आपने अभी ये अलामात बताई हैं ब्रेन हैमरेज की, इनको मेडिकल में तशख़ीस कैसे करते हैं और इनका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, ब्रेन हेमरेज को जैसे मैंने अभी बताया कि सिम्पटम्स आपने देखने हैं।
डॉक्टर सिम्पटम्स ऑब्जर्व करेगा, कुछ साइंस होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ब्रेन हेमरेज के हवाले से। इसके अलावा सीटी स्कैन पेशेंट का कराया जा सकता है, और अगर उस पे क्लियर नहीं हुआ तो एमआरआई भी कराया जा सकता है। ठीक है। यानी ये वो एडवांस टेक्नीक है जो कि डायग्नोज करने में हेल्प करती है। ओके। अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग कितनी हुई है, ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में हुई है, और ब्लीडिंग की अमाउंट कितनी है। ओके। तो उसके मुताबिक ये होता है कि बाज़-औक़ात क्लॉट को रिमूव भी किया जा सकता है। यानी अगर ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, अगर पॉसिबल है क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है और फिर उसके रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी क्लॉट को रिमूव कर देंगे। ओके। इसके अलावा मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, और इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी बहुत अहम रोल अदा करती है। यानी जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, पेशेंट को वर्जिशें कराई जाएँगी। जैसे मैंने बताया ना, फालिज हो जाता है, हाथ-पाँव कमज़ोर हो जाते हैं, चलने-फिरने से पेशेंट कासिर हो जाता है, तो वो फिज़ियोथेरेपी के थ्रू आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो है ना रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। अगर किसी पेशेंट को बोलने में पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैंने बताया स्पीच सेंटर उड़ जाता है, तो फिर वो स्पीच थेरेपी की भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, ब्रेन हैमरेज से बचने के लिए सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है, वो वही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का मरीज़ है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीपी की मेडिसिन टाइमली ले। अगर हुँ। बीपी कंट्रोल रहता है, तो चांसेस हैं पेशेंट के अंदर जो रिस्क है ब्रेन हैमरेज का, वो कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सबसे अहम बात ये यंग लोगों के लिए है, अच्छा। जो कि स्पेशली बाइक के ऊपर हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो उनमें हेड ट्रॉमा का बहुत रिस्क होता है। तो बाइक के ऊपर हेलमेट का यूज़ लाज़मी करना चाहिए, और गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट का यूज़ लाज़मी करना चाहिए। ठीक है। हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, वेट हेल्दी मेंटेन करें, ठीक है। ओवरवेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप काफ़ी हद तक जो रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेन हैमरेज के, उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने ब्रेन हैमरेज के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ब्रेन हैमरेज के बारे में आपने अलामात हमारे साथ शेयर की, उससे बचने के लिए कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर किए। आई होप सो हमारे व्यूवर्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज में ब्रेन हैमरेज के बारे में जितना भी मेजर कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर जी भी कोई बिल्कुल। क्वेश्चन होगा तो आप फीडबैक ले सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाक। तो ब्रेन हेमरेज के बारे में काफी आसान अल्फाज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।